हेलो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस पार्ट 2 इसका भाग 1 हमने कल पढ़ा। उसमें हमने डेफिनेशन ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स वो पढ़े। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट में विभिन्न प्रकार के प्रेशर जैसे कि ऑस्मैटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण दाब की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है कि इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस ऑस्मैटिक प्रेशर, परासरण दाब की बात करते हैं। इसको सिंपली हम ऑस्मैटिक प्रेशर ओपी के नाम से भी डिनोट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास का बना हुआ एक चैम्बर मान लीजिए, इन दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लेते हैं। इसके एक और हम सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट हम ये माने कि इधर हमने 1 लीटर पानी लिया है, सेम 1 लीटर पानी हमने यहाँ लिया है, लेकिन हमने जो सॉल्यूट है, विले जो है, उसकी क्वांटिटी में चेंज कर दिया है। मान लीजिए ये 5 ग्राम शुगर है और यहाँ पर 10 ग्राम शुगर है। अपने फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि ये सॉल्यूशन कंपैरेटिवली कम सांद्रता वाला है। सांद्रता से मतलब विलय की मात्रा से होता है। ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है, तो ये कम सांद्र विलयन हो गया। और ये अधिक सांद्र विलयन हो गया। नेक्स्ट हमें डेफिनेशन की बात की स्थिति की बात करनी है। परासरण दाब क्या है? तो इमेजिनरी हम ये मान ले एक बार कि जो परासरण की परिभाषा है उसमें कहा गया है कि परासरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलयन अपनी कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता की ओर जाए। इट मीन्स ए टू बी की ओर जाए, उसे परासरण कहते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि इस ओर 10 शुगर मॉलिक्यूल है। 10 ग्राम को हम 10 शुगर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, 10 शुगर मॉलिक्यूल। सेम फिनोमिनन हम ये यूज कर सकते हैं कि यहां पर 5 शुगर मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ समझने के हिसाब से। यहां पर जब विलायक की मूवमेंट होगी, विलायक मूव करेगा तो वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाने का प्रयास करेगा। सेम वही बात यहां पर भी रहेगी। विलायक की मूवमेंट बेसिकली विलायक जब तक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता तब तक एक साइड से दूसरी साइड में जाता रहता है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो विलायक परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए, क्योंकि यहाँ पर विलायक की सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ पर विलायक की सांद्रता कम है। ऑब्वियसली जब विलायक इस ओर से इस ओर आएगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है। हमने 10 मानी है, 10 ग्राम को हमने 10 अणु बोला है, तो ये अणु इसके आने का प्रतिरोध करेंगे, इसके अपोजिट एक प्रेशर डालेंगे। इसको हम 10 ATM मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस विलायक के अगेंस्ट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक वही स्थिति यहाँ भी रहेगी। जब विलायक इधर से इधर जाएगा तो ये 5 मॉलिक्यूल इसके अगेंस्ट प्रेशर डालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ओर हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दाब है वो है 5 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको
इस संदर्भ में समझना चाहिए कि विलायक को तो इस ओर से इस ओर ही जाना है। तो विलायक को जब इस ओर से इस ओर जाना है तो हमें कह सकते हैं कि विलायक की गति किधर है, 5 से 10 की ओर है, 5 एटमॉस्फेरिक से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर है। तो हम इसको कैसे रीडिफाइन कैसे करेंगे? इजी है। इसको हम रीडिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें विलयन अपने कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर जाए। ध्यान दें, यहां पर तीसरी डेफिनेशन क्रिएट हो रही है, परासरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलयन कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर जाए। यहां पर ध्यान दें कि यही वास्तव में ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है। परासरण दाब का निर्धारण हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से किया है, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि जिस ओर विलेय की सांद्रता ज़्यादा होती है परासरण दाब उधर ही ज़्यादा होता है। इट मीन्स डिमांड भी उधर ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जिस ओर भी परासरण दाब ज़्यादा होगा उधर ही विलाय की मूवमेंट भी होगी, विलयन की मूवमेंट भी होगी। इन तीनों चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो हम देखेंगे कि परासरण की जो 3 परिभाषाएं हमने दी है उसमें पहली परासरण दाब के संदर्भ में दे दी कि परासरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलयन कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर जाए। इसी को हम विलायक के संदर्भ में भी देख चुके हैं। परासरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए। और विलयन के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सांद्रता पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में लिया गया वर्ड है। यहाँ पर इस सांद्रता का मतलब विलायक की मात्रा से है, इस सांद्रता का मतलब यहाँ पर विलेय और विलयन के गाढ़ेपन से है, और यहाँ पर विलेय की मात्रा से है। इन तीनों को हम अच्छे से अगर समझ पाते हैं तो हमारा परासरण दाब क्लियर है। सभी पौधों में बेसिकली हम देखें तो परासरण दाब की वजह से वाटर मूवमेंट होती है। यहाँ पर अनिवार्य रूप से जो शर्त है वो है कि इन सभी में बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं है तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। अब हमने इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात की और हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये टीपी क्या है और डब्ल्यूपी क्या है। इसके लिए हमें एक डायग्राम की सहायता लेनी पड़ेगी, उससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि ये तीनों चीज़ें क्या है और आपस में कैसे कोरिलेट करती हैं। मान लेते हैं कि ये एक सेल है, प्लांट सेल है, जिसके चारों ओर एक मजबूत सेल वॉल है। ये इसकी सेल वॉल है और इस सेल को हमने एक ऐसे मीडियम में डाल दिया है जिसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है। इट मीन्स बाहर की ओर क्या है, इसके अंदर जल है, चारों ओर क्या है, इसके अंदर पानी है। जल, यहां पर जल किस रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। और अंदर जो है, चूंकि सेल है तो सेल में क्या है, सॉल्यूशन। इट मीन्स विलयन। बार बार कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विलाय क्या है, जल है, विलयन क्या है, विलेय और विलाय का मिश्रण है। तो यहां पर कंसंट्रेशन, सांद्रता विलाय के संदर्भ में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन विलयन के संदर्भ में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर विलयन बन नहीं रहा है तो विलयन की बात करना निरर्थक है। आप केवल विलायक पर ध्यान दें। अपनी डेफिनेशन जहाँ तक हम बात करते हैं उसमें परासरण की हमने बात की अभी, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो
विलयन है उसमें विलायक भी है और विलेय भी है। अब आप विलेय कितना ही मान लीजिए, यहाँ पर ये कोई इश्यू नहीं क्योंकि विलेय वहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पर विलेय आप 10 मान लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 अणु विलेय के हैं, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर दाब है। तो पराशरण की परिभाषा के अनुसार पराशरण वह क्रिया है जिसमें विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आए। कारण कि यहाँ पर विलेय होने की वजह से सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। विलयन के संदर्भ में बढ़ेगी, विलायक के संदर्भ में घट जाएगी। यहाँ पर पानी की मूवमेंट इस ओर से इस ओर होगी, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये इसके अगेंस्ट एक प्रेशर डालेंगे। उस प्रेशर को हमने अभी भी पढ़ा है, क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर 10 है, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, निश्चित रूप से कम होगा। तो सेकंड डेफिनेशन अपनी जो है उसके अनुसार पराशरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलायक कम पराशरण दाब से अधिक पराशरण दाब की ओर जाए। अब देखिए, जैसे जैसे विलायक अंदर जाएगा वैसे वैसे इसकी सेल वॉल पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें कि चारों ओर एक मजबूत सेल वॉल है और हमने पूर्व में बात की है कि सेल वॉल एक डेड पार्ट होती है, मृत भाग है जो कि सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। तो ये प्रेशर आएगा तो जरूर, लेकिन सेल वॉल रिजिड होने की वजह से ये इस सेल के रूप को नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जो अंदर से जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है जो कि बाहर की ओर है उसे कहेंगे स्फीत दाब। इसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। फूलने की वजह से जो दाब उत्पन्न होता है जो कि पानी की एंट्री की वजह से हुआ है उसे हमने टीपी कहा। अगर यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती तो ये फट सकती थी। सेल वॉल ने इसको रोका, रोकने के लिए उसने क्या किया होगा, रोकने के लिए उसने अगेंस्ट प्रेशर डाला होगा उतना ही जितना अंदर से आ रहा है। तो सेल वॉल ने एक प्रेशर क्रिएट किया है जो कि बाहर से डाला गया है, इसी को हमने क्या कहा गया है, WP कहा है। इसी का नाम है वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। तो यहाँ पर जितना दाब अंदर से है उतना ही दाब बाहर से है। तो इनडायरेक्टली एक समीकरण निकल के आता है कि TP बराबर WP। अगर इसको सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को हम देखें तो TP माइनस WP हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसके ओवरऑल वैल्यू तो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो हमारे सामने 3 प्रेशर हैं अभी, पराशरण दाब, भित्ति दाब ये वाला और स्फीत दाब ये वाला। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप ही किसी सेल में पानी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाता है। इसको समझाने के लिए हमें एक और फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से पानी की एंट्री या विलायक की एंट्री एक ओर से दूसरी ओर होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। DPD इक्वल्स टू OP माइनस TP। यहाँ पर आप ध्यान दें कि TP इक्वल्स टू WP। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर TP और WP एक जैसा ही है तो यहाँ पर कोई बेसिक अंतर आना नहीं है। यह है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, विसरण दाब न्यूनता। अब इसको हम एक उदाहरण समझते हैं कि किस प्रकार से किसी सेल में पानी की एंट्री होगी। पहला एग्जांपल, हमें सब माने कि एक पूर्ण कंप्लीट फ्लैसिड सेल है, इसका मतलब पिचकी हुई कोशिका, पूर्ण पिचकी हुई कोशिका।
थोड़ा सा अपने IQ का इस्तेमाल करें और जानें कि पूर्ण पिचकी हुई कोशिका का मतलब क्या हो गया। पूर्ण पिचकी हुई कोशिका का मतलब हो गया कि इंटरनल फोर्स, इट मीन्स TP क्या हो सकता है, मिनिमम। यहाँ पर एक बार हम मिनिमम का मतलब 0 मान लेते हैं। अगर TP 0 है तो इस फॉर्मूले के अनुसार WP भी क्या हो गया, 0 हो गया। ऑब्वियसली OP क्या हो गया होगा, मैक्सिमम हो गया होगा, क्योंकि विलय की सांद्रता बहुत ज़्यादा है। इस वैल्यू को हम मैक्सिमम मान रहे हैं, सपोज दैट इसको हम 10 मान लेते हैं। इन सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो DPD बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 बराबर 10, जो कि मैक्सिमम है। दूसरा नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कंप्लीट टर्जिड सेल। कंप्लीट टर्जिड सेल का मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब हो गया कि सेल पूर्ण रूप से फुली हुई है, जिसमें पानी कंप्लीटली भर चुका है। अर्थात जो TP है वो मैक्सिमम है। TP मैक्सिमम कब होगा, जब पानी की एंट्री बाहर से बंद हो जाएगी। इसका मतलब OP जो है वो TP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कितना होता है, 10, सपोज दैट 10। हालांकि अपन एक अलग टॉपिक में समझेंगे कि ये एक समय बाद में बराबर रहते हैं, तो हम मैक्सिमम यहाँ पर 10 मान नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हम इसको 10 एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर WP की वैल्यू भी वही रहेगी जो TP की वैल्यू है। इन दोनों को अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, नया समीकरण आएगा। OP माइनस TP दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर मैक्सिमम है 10 और यहाँ पर 0 है। पानी की डिमांड कहाँ पर ज़्यादा है, खुद अपना दिमाग लगाइए। पानी की डिमांड यहाँ ज़्यादा है, पिचकी हुई कोशिका को ज़्यादा ज़रूरत है, और ये पूर्ण फुली हुई है तो निश्चित रूप से उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है वो पानी दे सकता है, और जिसको पानी की ज़रूरत है वो ले सकता है। तो हमें कह सकते हैं ना यहाँ पर कि पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर ये दोनों सेल किसी वजह से कनेक्ट हो तो एक पानी की मूवमेंट, या ये कहें कि विलाय की गति के लिए एक नया फॉर्मूला इजाज़त देता है कि विलायक कम DPD से अधिक DPD की ओर जाता है। आपके सामने है कैसे प्रूव किया हमने। हालांकि इन तीनों के बीच में हम एक रिलेशन और एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान दें कि DPD क्या है, जो यहाँ से आ गया, किस प्रकार से DPD निकाली जा सकती है और किस प्रकार से विलाय की गति DPD पर निर्भर है। तो चौथी परिभाषा वो होगी कि परासरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलायक कम DPD से अधिक DPD की ओर जाए। स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में यहीं तक। अगले पार्ट में हम इन तीनों का रिलेशन देखेंगे और विभव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखें, क्योंकि ये वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपने एक वीडियो छोड़ दिया तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए प्रत्येक वीडियो को कम से कम लिंक करके देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।